आज हम लोग बात करेंगे उस सेक्शन पर जो पूर्व की सीआरपीसी में सेक्शन 145 इस नाम से जाना जाता है और वर्तमान बीएनएसएस में 164 इस नाम से जाना जा रहा है। इसमें स्थावर संपत्ति है, उसकी सीमाओं से संबंधित विवाद, इस पर बात होगी। कहता है जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया, और इस सारे चैप्टर का जो उद्देश्य है केवल प्रिवेंटिव एक्शन, इसके अलावा कोई इसका उद्देश्य है ही नहीं। यहां सारी प्रिवेंटिव कार्रवाइयां चल रही हैं, कैसे भी शांति मेंटेन रहे, इसके संबंध में क्रिमिनल कोर्ट इसे कार्रवाई करने की अधिकारिता यह दी जा रही है। और कौन से क्रिमिनल कोर्ट को? जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको, क्योंकि वे सीधे सीधे राज्य सरकार के अधीन है। और शांति बनाए रखना, यह कानून और व्यवस्था इसे मेंटेन रखना, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए जो प्राधिकारी सीधे राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं, जिनकी नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा की जा रही है, उन्हीं को ये प्रिवेंटिव एक्शंस लेने की जो ताकत है ये दी जा रही है। पीछे हम लोगों ने देखा था 107, 108, 109 जो सेक्शन बदल गए थे। अब बात हो रही है 164 की। कहता जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तो ये शब्द ओपन कर रहे हैं उस दशा को जिसमें किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने की अधिकारिता मिलेगी। यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का यह समाधान होना चाहिए कि उसकी अधिकारिता के भीतर, इसका मतलब यह हुए कि वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिस अधिकारिता के लिए तैनात है या उसकी अधिकारिता के भीतर जितना क्षेत्र समाहित है, केवल उसमें स्थित भूमि या जल से संबंधित विवाद के संबंध में वो इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर सकता है। ऐसा वो नहीं कर सकता कि वो तैनात एक स्थानीय क्षेत्र के लिए है और वो कार्यवाही ये किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में स्थित भूमि या जल से संबंधित विवाद के संबंध में करना प्रारंभ कर दे। जबकि हम लोगों ने पीछे देखा था, ये कहा था कि कोई व्यक्ति है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता में कोई ऐसा काम करने वाला है जिससे उसकी स्थानीय अधिकारिता में परिशांति भंग होगी। यह व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता में है लेकिन काम वो कहीं और करने वाला है जिससे उस स्थान की परिशांति भंग होना संभाव्य है जहां उसकी अधिकारिता का विस्तार नहीं हो रहा, तब भी उसे कार्यवाही की अधिकारिता मिल रही थी। उन दशाओं में जो पिछली धारा 107 और अब बदले हुए सेक्शन में उसे ताकत दी गई है, तो वहां स्थिति डिफरेंट थी और यहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में काम कर रहा है। यहां उसे कार्यवाही की अधिकारिता सिर्फ उन विवादों के संबंध में मिल रही है जो भूमि या जल से संबंधित विवाद है और उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है। स्थानीय अधिकारिता के बाहर है उसके संबंध में उनकी कोई अधिकारिता है ही नहीं। और अधिकारिता किससे मिल रही? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। कब मिल रही? जब किसी इत्तिला पर या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर। कहता है पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर उसका समाधान हो जाता है। यानी यह भी नहीं है कि पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट मिल रही है या उसे अन्य इत्तिला मिल रही है तो उसे इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता मिल जाए, यह भी नहीं है। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर उसका समाधान हो जाता है। उस समाधान उसका अपना होना चाहिए और यह कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर इसके बिना कोई काम किया गया है तो माना यह जाएगा कि वो काम विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति उसके आधार पर नहीं किया गया है।
क्योंकि कानून अगर आपको कोई ताकत दे रहा है और उसके उपयोग की अपेक्षा एक विशेष ढंग इससे ही कर रहा है, तो आप उसी विशेष ढंग से उस ताकत का उपयोग करेंगे। और अगर उस विशेष ढंग से उस ताकत का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर जो सुपीरियर कोर्ट, जिन्हें रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट कहा जाता है, वे आपके द्वारा अधिकारिता के उपयोग में जो अनियमितता बरती गई है, उस अनियमितता के आधार पर आपके आदेश को खंडित ये भी कर सकते हैं। और जहां तक अपील का सवाल है, तो अपील कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। यानी अगर कानून अपील का अधिकार नहीं दे रहा है तो आपको अपील का अधिकार नहीं मिलेगा। अपील कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो यह बात आएगी कि सुविधि, इस डेफिनेशन में कोई विधि हो ही नहीं सकती जब तक वो विधि अपील का अधिकार ना देती हो। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट में जो कोई बैठेगा वो मनुष्य ही होगा और उससे गलती स्वाभाविक। जब गलती होगी तो आखिर गलती के करेक्शन के लिए कोई व्यवस्था ये तो होनी चाहिए। हालांकि गलती के करेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी व्यवस्था है। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के समक्ष आप अपने विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी जा सकते हैं। मूल अधिकारों के प्रवर्तन की मांग के साथ साथ आप किसी कानून के द्वारा उपलब्ध कराए गए विधिक अधिकार से अगर आप वंचित हो रहे हैं तो आप हाईकोर्ट के रिट जुडिक्शन का आश्रय ले सकते हैं, लेकिन इससे हाईकोर्ट ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट रहते हैं उन्हीं में अपील की व्यवस्था रहती है, ताकि सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के द्वारा दिए गए जो जजमेंट्स हैं उनकी करेक्टनेस को, उनकी एप्रोप्रिएटनेस को चेक कर सकें। और अंडर आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वे किसी भी न्याय निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुन सकते हैं। अपील प्रस्तुत करना आपका अधिकार नहीं है, अपील सुनना उनका अधिकार है। या यूं कहें, अपील प्रस्तुत करना आपका अधिकार है, लेकिन अपील सुनाना आपका अधिकार नहीं है। अपील सुनाने के लिए अगर वो आपको अनुमति देंगे तो ही आप उन्हें अपील सुना पाओगे। और ये व्यवस्था क्या कहलाती? एसएलपी, विशेष अनुमति याचिका। वो आएगी जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज हैं। जब कुछ ना हो पाए तो इन असाधारण शक्तियों का आश्रय लिया जाना चाहिए। सामान्य दशाओं में इंस्टीट्यूट्स में अपील की व्यवस्था रहती है, लेकिन हर जगह अपील की व्यवस्था हो यह भी नहीं होता, क्योंकि अपील से मामले पेंडिंग रहते हैं। इसलिए एक तरीका और अपनाते हैं कि जहां अपील प्रोवाइड नहीं है लेकिन पक्षकारों के अधिकारों पर गंभीर और अंतिम जैसा प्रभाव पड़ रहा है, यानी उनके अधिकार इस प्रकार प्रभावित हो रहे मानो उनके अधिकार अंतिम रूप से प्रभावित हो रहे, लंबे समय तक प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे आदेशों को अंतर्वर्ती आदेश नहीं मानेंगे। क्योंकि अंतर्वर्ती आदेश क्या होता है इस पर बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप समझ लें, फिर ऐसे आदेशों को अंतर्वर्ती आदेश की परिभाषा से बाहर मानते हैं और फिर उन आदेशों की बाबत पुनरीक्षण ये अलाउड रहता है। तो कुल मिलाकर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो करेक्ट करते हैं आपको कि कानून जिस हिसाब से कह रहा था आपको उस हिसाब से स्वयं में निहित ताकत का उपयोग करना चाहिए। तो अंडर सेक्शन 164 बीएनएसएस, जो पूर्व की धारा 145 है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस दशा में
जबकि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई भूमि से या जल से संबंधित ऐसा विवाद मौजूद है जिससे परिशांति भंग होने की आशंका है, तो वो इस धारा द्वारा प्रदत्त कार्यवाही कर सकता है। इस धारा में क्या कार्यवाही करेगा आगे देखेंगे। लेकिन जो इस धारा के अंतर्गत जुडिक्शन देने की प्रथम शर्त है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा कोई भूमि से या जल से संबंधित विवाद होना चाहिए जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य हो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन which must be satisfied। अच्छा, परिशांति भंग होना संभाव्य है, ये किसे लगना चाहिए? पक्षकारों को या दुनिया को? सिर्फ मजिस्ट्रेट, उसे लगना चाहिए कि परिशांति भंग होना संभाव्य है। और परिशांति भंग होना संभाव्य उसे कब पता लगेगा? जब उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और चूंकि मामला शांति से जुड़ा हुआ है इसलिए हम केवल पुलिस पर आधारित नहीं रह सकते, इसलिए दोनों सोर्सेस उसने वर्णित किया। उन्होंने कहा पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा, और अन्यथा इत्तला मिलने पर इस सोर्स में सभी कुछ आ गया। टीवी पर सुन लें, अखबार में छप जाए, कोई चिल्लाता हुआ निकल जाए, कोई आके एप्लीकेशन दे दे, ठीक है, इत्तला का अन्य स्रोत कोई हो सकता है। और पुलिस रिपोर्ट ये भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ इत्तला, ये सिर्फ पुलिस रिपोर्ट इतना पर्याप्त नहीं। पुलिस रिपोर्ट या इत्तला के साथ कुछ ऐसी सामग्री जरूर होनी चाहिए, या कोई ऐसी सामग्री स्वयं मजिस्ट्रेट को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे उसका यह समाधान हो जाए। क्योंकि इत्तला मिलना और यह समाधान होना कि परिशांति भंग होना संभाव्य है, ये दो अलग अलग बातें हैं। विवाद है, लेकिन हर विवाद से परिशांति भंग होना यही संभाव्य थोड़ी होता है। हमें आप में विवाद है मकान के कब्जे को लेकर, लेकिन हम दोनों सिविल कोर्ट में लिटिगेशन कर रहे हैं। ये सिविल कोर्ट में लिटिगेशन नहीं भी कर रहे, हम लोग पंचायत कर रहे हैं, विवाद है, लेकिन इस विवाद से परिशांति भंग होना संभाव्य है, यह आवश्यक थोड़ी है। कुछ तो होना चाहिए। खाली विवाद है ये आपको जुडिक्शन थोड़ी दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली विवाद किस बारे में है? भूमि या जल की सीमाओं से संबंधित, या भूमि या जल से संबंधित। और यह विवाद किसके अधिकार क्षेत्र में? सिविल कोर्ट। इनके बारे में अंतिम न्याय निर्णय किसको करना है? सिविल कोर्ट को। इस संबंध में क्रिमिनल कोर्ट, इसे कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सिचुएशन की अर्जेंसी, इसको देखते हुए आपको हस्तक्षेप का अधिकार दिया। हस्तक्षेप आप क्या करेंगे और किस ढंग से करेंगे आगे देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका समाधान तो हो कि न सिर्फ विवाद है बल्कि विवाद की प्रकृति ऐसी है कि उससे परिशांति भंग होना संभाव्य है। अब यह समाधान आपका हो गया, तो आपका समाधान हो गया, यह आप ही को तो पता है भाई, आपका क्या समाधान हुआ यह आप ही की जानकारी में तो है। और आपकी जानकारी में है, इससे कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? भाई आपका जो भी समाधान है वो अभिव्यक्त ये तो होना चाहिए, क्योंकि धारा में जो कार्रवाई बताई गई है वो आगे बढ़ाई जाए, इसके लिए तो विवाद के दोनों पक्षकारों को बुलाना पड़ेगा। भाई विवाद के दोनों पक्षकारों को बुलाना पड़ेगा और विवाद के दोनों पक्षकारों की बात सुननी पड़ेगी, और फिर इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर आपको जो कुछ करना उचित लगे वो आप करें। लेकिन दोनों पक्षकारों को बुलाने की कार्यवाही
ये तब तक कैसे हो सकती है जब तक कि आप अपने इस समाधान की अभिव्यक्ति एक आदेश के तौर पर न करें, जिसे प्रिलिमिनरी ऑर्डर कहा जाएगा, प्राथमिक आदेश कहा जाएगा, कि आप अपने समाधान की अभिव्यक्ति एक प्रारंभिक आदेश के तौर पर करें कि मेरा यह समाधान हो गया है, और उसमें आप ये बताएं कि आपके समाधान के आधार क्या हैं, क्यों हो गया आपका समाधान, आपको सूचना कहां से मिली, और उस सूचना के साथ ऐसा क्या साक्ष्य दिया गया था जिसके आधार पर आपका समाधान हो गया, कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मेरी अधिकारिता में कोई ऐसा भूमि या जल से संबंधित विवाद मौजूद है जिसके कारण से इस पर्टिकुलर एरिया की शांति भंग हो सकती है। आप आदेश में ये सारी बात लिखें और फिर उस आदेश के माध्यम से विवाद के दोनों पक्षकारों को आहूत करें, तभी तो काम बनेगा। आप विवाद के दोनों पक्षकारों को बुलाएं और फिर इस धारा द्वारा अनुचिंतित कार्रवाई करें। इस धारा द्वारा जिस कार्रवाई को करने का हक आपको दिया गया, वो कार्रवाई क्या है? वो कार्रवाई यह है कि दोनों पक्षकारों से पूछा जाएगा कि आप में से कौन कब्जे में है। ठीक है, कब्जे में कौन है, इस बात की जांच करने का प्रयत्न किया जाएगा। दोनों पक्षकार दावा करेंगे कि हम कब्जे में हैं, क्योंकि विवाद ये तो इसी से जन्म रहा होगा। ठीक है, अगर दोनों पक्षकार ये दावा ही नहीं करते कि हम कब्जे में हैं, एक ही करता है और दूसरा ये कहता है कि ये कब्जे में तो हैं, लेकिन इन्हें कब्जे में रहने का हक नहीं है, क्योंकि कब्जे में होना ये एक बात है और कब्जे में रहने का हक होना ये दूसरी बात है। तो अगर एक पक्ष ये स्वीकार करता है कि ये कब्जे में हैं, लेकिन इन्हें कब्जे में रहने का हक नहीं है, और इस कारण से ये पक्ष उससे विवाद कर रहा है और इसके द्वारा किए जाने वाले विवाद के कारण उस क्षेत्र की शांति भंग होना संभाव्य है, तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा इस व्यक्ति से जो ये कह रहा है कि कब्जे में तो हैं अमुक भूमि के या अमुक जल के, लेकिन उस भूमि या जल के कब्जे के रहने का हक इनको प्राप्त नहीं है, अर्थात ये कब्जेदार रहें इस बात का अधिकार नहीं है इनके पास, क्योंकि कब्जा किसी अधिकार के नाते होता है। कब्जा इसलिए क्योंकि स्वामी, ठीक है, आपके पास स्वामित्व का अधिकार है। कब्जा इसलिए क्योंकि आप पट्टेदार हो, कब्जा इसलिए क्योंकि आप बंधकदार हैं। तो कब्जे का हक यानी कब्जे का स्वत्व यानी कब्जे का टाइटल यह व्यक्ति के पास होना जरूरी है एक वैध कब्जे के लिए। अब एक पक्ष स्वीकार करता है कि ये कब्जे में हैं, किंतु इनके पास कब्जे का हक नहीं है, तो इस प्रश्न पर निर्णय लेने का हक ये सिविल कोर्ट का है। या विवाद की जो विषय वस्तु है वो हो सकता है कृषि योग्य भूमि हो, भाई ये भी तो हो सकता है, क्योंकि भूमि या जल से संबंधित विवाद ये कहा है। और भूमि इस शब्द का उपयोग यहां पर तकनीकी अर्थों में नहीं हुआ। भूमि शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता। भूमि शब्द जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उपयोग किया जाता है तब उसके अर्थ डिफरेंट होते हैं, और जो भूमि शब्द का उपयोग टीपीए में करते हैं, वो सॉरी यूपीजेडए में करते हैं, तो भूमि शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। तो वहां भूमि शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ऐसी भूमि जिस पर कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन किया जाता है, या कृषि से संबंधित जो अन्य प्रयोजन है खलिहान के रूप में उसका उपयोग किया जाए, ठीक है, या खाद रखने के लिए उसका उपयोग किया जाए,
जो खेती से जुड़े हुए प्रयोजन हैं उनके लिए जिस भूमि का उपयोग होता है, भूमि शब्द उस भूमि के लिए उपयोग होता है जड़े में। लेकिन यहां भूमि का सामान्य अर्थ है, जहां तक बीएनएसएस का सवाल है, तो बीएनएसएस में जब भूमि शब्द का उपयोग हुआ है कहां, धारा 164 में, तो यहां भूमि का सामान्य अर्थ है, अर्थात यहां पर आवासीय भूमि, कृषि योग्य भूमि, औद्योगिक भूमि, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस की भूमि, बाजार, हाट, मीन क्षेत्र सब शामिल है। ठीक है ना। यहां भूमि का क्या अर्थ है अभी बताएगा 164 सबसेक्शन 2 में। 164 सबसेक्शन 2 यही बताएगा कि इस धारा के लिए भूमि का अर्थ क्या है, जल का अर्थ क्या है, क्योंकि भूमि से संबंधित विवाद, जल से संबंधित विवाद, कानून कुछ भी अस्पष्ट नहीं छोड़ता। अधिकारिता प्राप्त होने की जो प्राथमिक शर्त है वो क्या है, भूमि या जल से संबंधित विवाद। और सिर्फ भूमि या जल से संबंधित विवाद नहीं, बल्कि भूमि या जल से संबंधित ऐसा विवाद जिससे परिशांति भंग होने की संभावना है। और सिर्फ यह सूचना नहीं मिली है, बल्कि मजिस्ट्रेट का समाधान हुआ है, मीनिंग देयर बाय देयर इज सम एविडेंस इज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, विच शोज दैट देयर इज द एप्रीहेंशन ऑफ, ठीक है, क्या है, संभावना है काहे की, अशांति की। तब इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने का हक मिलेगा। अब कार्यवाही करने के हक के नाते उसने क्या किया, उसने अपने समाधान की अभिव्यक्ति की है और विवाद के दोनों पक्षकारों को आहूत किया। तो इस धारा के अंतर्गत जो कार्यवाही करने का अधिकार है मजिस्ट्रेट का, वो क्या है कि वो क्या करें, ये तय करें कि ये इस भूमि या जल, इस पर कब्जा किसका है, ये तय करें। और जिसका कब्जा है उसे कब्जे में बने रहने का, या उसे वो कब्जे में रहेगा, इस प्रकार का आदेश पारित कर दे और दूसरे पक्ष को रोक दे कि आप इनके कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप चाहें तो इन्हें बेकब्जा कर दें कानून की प्रक्रिया के द्वारा, और कानून की प्रक्रिया के द्वारा आप बेकब्जा करेंगे तो शांति भंग होने की कोई संभावना है ही नहीं। ये नक्शल में कार्यवाही है जो इस धारा के अंतर्गत की जाएगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे चलेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो 10 सबसेक्शन में हमारे सामने आएगी, जिनमें मुख्य सबसेक्शन होगा 164(4), उसके अंतर्गत सारी कार्यवाही की जाएगी। 164 सबसेक्शन 1 सिर्फ इस बात की बात कर रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही करना चाहता है तो कार्यवाही करने के लिए उसे जो सूचना है वो कहां से, पुलिस रिपोर्ट से या किसी भी स्रोत से मिल सकती है। और मिली सूचना के आधार पर अगर उसका समाधान हो जाए कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे क्षेत्र की शांति भंग होना संभाव्य है, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से ये अपेक्षा करते हुए, एक से अधिक पक्षकार ये भी हो सकते हैं, 10 लोग लड़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से ये अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में उपस्थित हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। अपेक्षा क्या होगी, फॉर व्हाट दे विल रिक्वायर्ड बाय द मजिस्ट्रेट, कि अपने कब्जे के वास्तविक यानी डिफेक्टो जो पोजीशन है, वास्तव में किसका पोजीशन है, उसके बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन ये पेश करें। विवाद से संबद्ध पक्षकारों को वो लिखित आदेश देगा
कि अमुक तिथि पर अमुक समय पर, यानी अगर आदेश उसने लिख दिया लेकिन उसमें तिथि और समय का उल्लेख नहीं है तो भी गलत, तो भी गलत। आप तिथि और समय का उल्लेख ही नहीं कर रहे हैं तो विवाद से संबद्ध पक्षकार किस दिन आएंगे आपके कोर्ट में? विवाद से संबंधित विषय वस्तु पर अपने वास्तविक कब्जे के संबंध में जो लिखित दावे हैं उनके, वो किस डेट में आखिर प्रस्तुत करें? वो आपने तो डेट बताई नहीं, और डेट बताई तो समय नहीं बताया। यानी जो तरीका है वो प्रेस्क्राइब है, और जो प्रेस्क्राइब है तो आपको उसी तरीके का फॉलोअप करना पड़ेगा। अब इस आदेश की कोई अपील प्रोवाइड नहीं है, लेकिन तरीका प्रोवाइड है। और आप कर क्या रहे हैं कि एक व्यक्ति संपत्ति पर अपना कब्जा रख रहा है, उसके संबंध में न्याय निर्णय कर रहे हैं, तो उसके अधिकार प्रभावित ये तो हो ही रहे। तो अगर आपने गलत किया, ये गलत कर दिया, या आपसे गलत हो गया, तो सुपीरियर कोर्ट ये इसे करेक्ट करने की अधिकारिता होनी चाहिए, और आपको मनमाने ढंग से काम करने से रोका जाना चाहिए। इसीलिए यहां लिखा है कि लिखित आदेश आप पारित करेंगे अपने समाधान के आधारों का कथन करते हुए, ताकि जब रिवीजनल कोर्ट के समक्ष आपकी सारी कार्यवाही रखी जाए तो रिवीजनल कोर्ट अपना समाधान कर पाए कि वाकई जो सिचुएशन थी और जो एविडेंस था उसमें किसी भी व्यक्ति को इसी समाधान पर आना चाहिए था कि इससे स्थानीय क्षेत्र की शांति भंग होने की संभावना थी, और इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना न्यायोचित था। चलो, न्यायोचित था तो धारा द्वारा बताए गए तरीके से ही तो कार्रवाई करोगे, और धारा तरीका क्या बता रहे? लिखित आदेश से विवाद से संबद्ध सभी पक्षकारों को बुलाएं, जे नहीं 2 को बुलाया और 5 बुलाए नहीं, निश्चित तिथि और निश्चित समय पर बुलाएं, और उन्हें सुविधा दें कि वे या तो स्वयं उपस्थित हो या अधिवक्ता द्वारा। तुम कह रहे नहीं खाली स्वयं ही आओ, अब जब स्वयं ही आए तो वो आके भी क्या करेंगे? क्योंकि न्यायालय के समक्ष अपनी बात कह पाना यह भी एक कला है। अगर आप कहेंगे नहीं आप ही आए तो हो सकता है वो अपनी बात ही ना कह पाए, और आप कहेंगे अधिवक्ता द्वारा ही आइए तो हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो। तो आपको दोनों फैसिलिटी देनी चाहिए, स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आप मेरे समक्ष उपस्थित हों, और उपस्थित हो तो कोई न्यूता खाने तो बुलाया नहीं। किस लिए बुलाया वो भी आप इस लिखित आदेश में लिखकर उन्हें भेजेंगे। किस लिए बुला रहे हैं आप? तो इसलिए बुला रहे हैं कि विवाद की जो विषय वस्तु है उस पर वास्तविक कब्जे के संबंध में, वास्तविक कब्जे के संबंध में अपने अपने दावों का लिखित कथन ये पेश करें आप वास्तविक कब्जे के बारे में। अब जब वास्तविक कब्जे के बारे में विवाद के पक्षकार अपना अपना लिखित कथन प्रस्तुत करेंगे तो या तो वो ये कहेंगे सारे के सारे कि मेरा कब्जा है, सबके सब यही कहेंगे कि मेरा कब्जा है, वास्तविक कब्जा मेरा है। कब्जे के हक के बारे में बात नहीं कर रहा, वास्तविक कब्जे के बारे में। यानी डी फैक्टो पोजीशन किसका है, डी ज्यूरे पोजीशन किसका होना चाहिए, ये डिफरेंट बात है। आपका कब्जा होना चाहिए क्योंकि आप मालिक हैं, लेकिन कब्जा हमने कर रखा है तो वास्तविक कब्जा तो मेरा है। तो डी फैक्टो पोजीशन होना अलग बात है और डी ज्यूरे पोजीशन होना अलग बात है। यहां वो जो अपेक्षित करेगा विवाद के पक्षकारों से, वो अपेक्षित क्या करेगा, ये कि आप सब मेरे समक्ष आए और अपने अपने लिखित कथन प्रस्तुत करें किसके संबंध में, वास्तविक कब्जे के दावे के संबंध में। यानी संपत्ति पर वास्तविक कब्जा किसका है इस संबंध में आपको क्या कहना है यह बताइए। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि अमुक संपत्ति जो विवाद की विषय वस्तु है जिसके कारण से लोक शांति भंग हो सकती है,
इसके वास्तविक कब्जे के संबंध में आपका दावा क्या है? आपका दावा, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि आपका दावा क्या है। तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आपका दावा यह होगा कि मेरा ही है कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर, और या आपका दावा यह होगा कि मेरा नहीं है, इनका है, लेकिन होना मेरा चाहिए, क्योंकि तभी तो विवाद होगा। अगर आप यह भी मानते हैं कि आपका कब्जा भी नहीं है और आपका कब्जा होना भी नहीं चाहिए, तो विवाद की बात ही कहां बची? भाई विवाद तो इसी सूरत में हो सकता है कि या तो आपका कहना यह है कि मेरा कब्जा है, मेरा ही होना चाहिए, और ये हमें डिस्पोजल कर रहे हैं, इसलिए विवाद है। या तो आप ये कहेंगे, और या आप ये कहेंगे कि कब्जा मेरा है, इन्हें डिस्पोजल करने का हक है क्योंकि ये मालिक है, लेकिन इन्हें जिन दशाओं में डिस्पोजल करने का हक मिलता है वे पैदा नहीं हुई हैं, इसलिए इन्हें डिस्पोजल करने का हक नहीं है। या तो आपका दावा यह होगा, और या आपका दावा यह होगा कि ये पोजीशन में है, वास्तविक पोजीशन इनका है, लेकिन इनके पास पोजीशन का कोई हक नहीं है। या तो यह है, इन्हीं बातों के आधार पर विवाद हो सकता है, अन्यथा विवाद की गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए 145 सबसेक्शन 1 जो अब 164 सबसेक्शन 1 है, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका पुलिस से या अन्य सोर्सेस से इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मिलने पर अगर इस बात से संतुष्ट है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता में कोई ऐसी भूमि या जल मौजूद है जिसके बारे में विवाद है और जिससे परिशांति भंग होने का खतरा है, तो वह अपने समाधान के आधार पर लिखित आदेश पारित करेगा, और लिखित आदेश पारित करके विवाद से संबद्ध पक्षकारों को निश्चित दिनांक और निश्चित स्थान पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आहूत करेगा, और आहूत करके उनसे अपेक्षा करेगा कि वे विवाद की विषय वस्तु के संबंध में अपने अपने दावों का लिखित कथन प्रस्तुत करें उस विषय वस्तु पर कब्जे के संबंध में। यह वो अपेक्षा करेगा। दिस इज द कंडीशन प्रेसिडेंट, और यह लिखित आदेश पारित किया जाना पूर्ववर्ती शर्त है इस धारा में आगे बढ़ने की। अब आपका 164 सबसेक्शन 2 भूमि या जल, इससे अभिप्रेत क्या क्या है, किसे किसे भूमि या जल मानेंगे? क्योंकि हमने कहा ना, कानूनों में, भिन्न भिन्न कानूनों में शब्दों के भिन्न 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 अर्थ होते हैं। जब जड्डे पढ़ेंगे तो भूमि का डिफरेंट अर्थ होगा, जब टीपीए पढ़ेंगे तो भूमि का अर्थ डिफरेंट हो जाएगा, और जब बीएनएसएस की सेक्शन 164 पढ़ेंगे तो भूमि का अर्थ डिफरेंट होगा। यहां भूमि का अर्थ क्या है? जैसे जड्डे में भूमि का अर्थ है ऐसी भूमि जो कृषि कार्य है, मत्स्य पालन या पशुपालन, इसके लिए उपयोग हो रही है। ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन भी शामिल है उसमें, मुर्गी पालन या खेती या इससे संबद्ध प्रयोजनों के लिए, ये सारा ठीक है करने के लिए जो भूमि प्रयुक्त होगी केवल उसे ही भूमि मानेंगे, और किसी चीज को भूमि नहीं मानेंगे। जब हम जड्डे पढ़ेंगे, जब टीपीए पढ़ेंगे तो भूमि का अर्थ डिफरेंट हो जाएगा, और यहां भूमि का अर्थ मार्ग, सड़क भी भूमि है, खेत ये भी भूमि है, मकान ये भी भूमि है, अस्पताल ये भी भूमि है। यहां भूमि का अर्थ बदल जाएगा। तो भूमि का अर्थ
और जल का अर्थ यहां क्या है, ये आपका 164 सबसेक्शन 2 इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, अब टीपीए में फसलें नहीं है भूमि के अंतर्गत, फसलें वहां का है उगती फसलें, घास और खड़ा काष्ठ, ये नहीं है भूमि के अंतर्गत टीपीए में, यहां है कहता फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं। डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ये नहीं कहा कि 164 सबसेक्शन 2 में जो बता दिए सिर्फ यही भूमि या जल के अंतर्गत आते हैं, ये नहीं कहा है, ये भी हैं, इसका मतलब इसके अलावा भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या मानेंगे, तो भूमि से उत्पन्न लाभ और भूबद्ध वस्तुएं वो भी इसमें माने जाएंगे। और इसका जो संकेत है वो इससे मिल रहा है कि कहता है कि भूमि की अन्य उपज, ये क्या है, ये भूमि से प्राप्त लाभ है, ठीक है ना, ये भूमि से प्राप्त होने वाला लाभ है। साथ ही साथ किसी संपत्ति के भाटक या अन्य लाभ, ये भी है, भाटक भी है और अन्य लाभ भी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी संपत्ति के लाभों को लेने के प्रश्न पर पक्षकारों में झगड़ा ये हो रहा है, ठीक है, तो भी इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही करने का हक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्राप्त रहेगा। इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा, यहां कार कौन खड़ी करेगा इस गैरेज में, ठीक है ना, तो भूमि से प्राप्त होने वाला अन्य लाभ है। तो इस धारा के अंतर्गत शक्ति मिल गई मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने की, क्योंकि ये भूमि से संबंधित अन्य लाभ है जो यहां नहीं लिखा है, लेकिन अन्य लाभ भी हैं, ये अन्य लाभ की श्रेणी में आ जाएगा, इसलिए यहां कार्यवाही करने की अधिकारिता मिलेगी। तो 164 सबसेक्शन 1 ये बता रहा है कार्यवाही करने का हक कब, कैसे करेंगे और कार्यवाही में क्या करेंगे। 164 सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कार्यवाही करने के लिए भूमि या जल के अर्थ क्या हैं, और 164 3 क्या बता रहा है, कहता इस आदेश की एक प्रति, अब वही आपने आदेश किया तो विवाद के संबंध पक्षकारों को आपने आहूत किया, ये बात उन्हें पता तो लगनी चाहिए कि आपने आहूत किया है और आपने अपेक्षा की है कि नियत दिनांक और समय पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हमें उपस्थित होकर विवाद की विषय वस्तु के संबंध में वास्तविक कब्जे के बिंदु पर अपने अपने दावों का लिखित कथन प्रस्तुत करना है। ये उन्हें मालूम तो हो, आप करके बैठ जाएंगे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होगा, तो फिर आखिर वो आएंगे कैसे, करेंगे क्या। इसलिए अब तरीका बता रहे हैं कि किस ढंग से आप तामील करेंगे, किस पर, विवाद के पक्षकारों पर। कहता है इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, यथासाध्य नहीं कहा, यानी केवल समनों की तामील के लिए जो रीति उपबंधित है उसी से होगी तामील, उसके अलावा किसी तरीके से नहीं होगी। और इस बीच शांति भंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि समनों की तामील के लिए जो रीति उपबंधित है उसमें टाइम भी लग सकता है। इसीलिए जब इस सेक्शन के लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे तो कहता है इस धारा की कोई बात धारा 126 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी इसमें तो टाइम लगेगा ना कि वास्तविक कब्जे के बिंदु पर पक्षकारों के जो विभिन्न प्रकार के दावे हैं उनके लिखित कथन प्रस्तुत हों और फिर इस बात की जांच हो कि वास्तविक कब्जे के संबंध में उन्होंने अपने दावे के लिखित कथन में जो कुछ कहा है वो कितना सच है। यह भी तो हो सकता है कि तुम कब्जे में हो ही ना,
और कह रही हो हम कब्जे में हैं, कब्जे में ये हैं, और तुम इस दावे के आधार पर चोरी छुपे इन्हें डिस्पोज करके अपने आप कब्जे में आना चाहती हो। ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तुम झूठ कथन कब्जे का प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन आपका कथन झूठ है सच है, इस सब की जांच में समय लगेगा, और मसला कब्जे से संबंधित है, इसलिए बहुत जल्दबाजी भी नहीं हो सकती। एक पक्षीय रूप से आदेश को पारित करना यह भी गलत होगा। इसलिए 164 सबसेक्शन 10 में लिख दिया कि इस धारा के अंतर्गत अगर कार्रवाई शुरू हुई है तो भी 126 के अंतर्गत, यानी 107 पुरानी सीआरपीसी की, उसके अंतर्गत कार्रवाई करने की जो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता है वो खत्म हो गई, अर्थात उसका अल्पीकरण हो गया है। यह नहीं समझा जाएगा, अर्थात इधर कार्रवाई मजिस्ट्रेट चलाएगा और उसे लगता है कि शांति भंग किया, आप लोग बिना मानोगे नहीं, तो 126 की कार्रवाई साथ साथ और शुरू कर देगा। और जब वहां चलती है कार्रवाई तो क्रॉस एग्जामिनेशन में अक्सर यह पूछा जाता है कि देखिए इसमें 107 की कार्रवाई हुई, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो यह इस बात का सबूत है कि शांति भंग होने की कोई आशंका थी ही नहीं, क्योंकि अगर शांति भंग होने की आशंका थी तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट इंक्वायरी आपने 126 अर्थात 107 की कार्रवाई क्यों नहीं की? वो ताकत तो थी आपको, और आप अगर शांति भंग न होने देने के लिए इतने ही प्रयत्नशील थे तो डेफिनेटली आपने वो कार्रवाई की होती अगर वाकई शांति भंग होने की कोई आशंका होती है। नहीं है उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई, क्योंकि उस धारा में तो आपसे अंतरिम बंध पत्र ये लेने की ताकत भी आपको थी, ठीक है ना। और अगर शांति भंग की कोई गुंजाइश होती तो वहां आप परमानेंट बंध पत्र ये भी ले सकते थे। कहा 117 प्लस 19 जोड़ दो तो कितना आएगा? 136 मेरे ख्याल है, ठीक है। 136 बीएनएसएस, उसमें आप परमानेंट बंध पत्र वो भी ले सकते थे। वो सब कुछ आपने नहीं किया। इससे शो होता है कि देयर वाज नो एप्रीहेंशन, ठीक है, ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। वहां शांति भंग होने की कोई संभावना थी ही नहीं, आशंका थी ही नहीं। आपने, और जब शांति भंग होने की कोई संभावना थी नहीं और फिर भी आपने कार्रवाई की है तो आपने विदाउट जुडिक्शन कार्रवाई की है, यह माना जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर यथासाध्य शब्द का प्रयोग नहीं है, ये डिफरेंस है। पीछे था क्योंकि पीछे मामला अर्जेंट था, यहां अर्जेंसी उतनी नहीं है। देयर इज द एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, नो डाउट, बट देयर इज नो इमरजेंसी, अर्जेंसी, ठीक है, ये यहां पर नहीं है। इसलिए क्या लिखा उन्होंने लिखा कि इस आदेश की एक प्रति, इसकी तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु उस पर या निकट उसके किसी सहदृश्य स्थान में लगाकर प्रकाशित भी की जाएगी, ताकि विवाद की विषय वस्तु के अड़ोस पड़ोस जितने विवाद के पक्षकार आए जाएं उन्हें बात पता लग जाए, इसलिए वहां भी की जाएगी। यानी आप देखेंगे तो 174 सबसेक्शन 1 कार्रवाई किस ढंग से, 174 सबसेक्शन 2 भूमि या जल का क्या अर्थ है, और 174 सबसेक्शन 3 आदेश की तामील किस रीति से होगी, इस संबंध में बात कर रही है। अब 174 मुख्यतः बात करेगी कि कार्रवाई क्या करेगा मजिस्ट्रेट। कहता है मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणावगुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना
उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो वह अभिनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, और यदि रखता था तो वो कौन था। अब देखिए, यूं पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन लगने लगता है, जबकि कठिन कुछ नहीं है। 164 सब सेक्शन 4 बता रहा है कि इनफैक्ट इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही करेगा। तो सबसे पहली चीज तो उसने ये कह दी है कि मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणावगुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना, सबसे पहली बात तो उसने ये कही, सेक्शन ने जो प्रतिबंध लगाया वो मजिस्ट्रेट की शक्ति पर लगाया है। सबसे पहला प्रतिबंध उसने लगा दिया, और यह प्रतिबंध जरूरी है। उसने कहा कि विवाद की जो विषय वस्तु है इस पर पक्षकारों के अधिकार रखने के संबंध में, गुणावगुण के संबंध में कोई निर्देश किए बिना, यानी आप ये बिल्कुल तय नहीं करेंगे कि किस पक्षकार को विवाद की विषय वस्तु पर अधिकार है कब्जा रखने का। कब्जा रखने के अधिकार के संबंध में आप कोई, ठीक है, निर्णय नहीं करेंगे, न कोई निर्देश देंगे आप कि अमुक व्यक्ति को कब्जा रखने का हक है। इस बिंदु पर आप कोई निर्धारण करेंगे ही नहीं। आप सिर्फ वास्तविक कब्जा किसका है इसको तय करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट कब्जा किसका है इसे तय करने की कोशिश करेंगे। कब्जा किसका होना चाहिए इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। जिसका कब्जा है उसका कब्जा होना चाहिए या नहीं, उसके कब्जा रखने के अधिकार के गुणावगुण के प्रति कोई निर्देश किए बिना, ये कहा है उसने, वो ये तय करने की कोशिश करेगा कि विवाद के पक्षकारों में से किस पक्षकार का कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर उस दिनांक को था। हमने कहा 20 बार हम मना कर चुके हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो किताब देखने की जरूरत नहीं है। अगर किताब देख के समझ में आया होता तो घर पे आ गया होता। हमें सुनिए, जब हम बोल रहे हैं किताब देखने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल वही शब्द बोल रहे हैं जो किताब में लिखे हैं। और अगर किताब में लिखे शब्द अपने आप समझ में आए होते तो मेरी रिलीवेंसी खत्म थी। और अगर आपने किताब पढ़ी उस समय जिस समय हम बता रहे हैं तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए उस समय हमें सुनिए। सीधे सबसेक्शन 4 कह रहा है कि विवाद के जो पक्षकार हैं विवाद की विषय वस्तु पर उनका जो कब्जा है उस कब्जे को रखने का जो अधिकार हो सकता है उसके गुणावगुण के प्रति कोई निर्देश किए बिना आप केवल इस तथ्य की जांच करेंगे कि जिस डेट में आपने 145(1) का प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास किया था, 145(1) जब भी हम कहें आप 164 कर लेंगे, आपने जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास किया था उस डेट पर विवाद के पक्षकारों में से किसका कब्जा था यह तय करने की कोशिश आप करेंगे। कब्जा किसका था यानी वास्तविक कब्जा किसका था। कब्जा किसका होना चाहिए इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। और हर कोशिश कामयाब होगी ये जरूरी नहीं है। सामाजिक जीवन का यह सत्य है, कानून की दुनिया में भी सच्ची है। हर कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। आप कब्जा तय करने की कोशिश करेंगे किसका था, किस दिनांक को, उस दिनांक को जिस दिनांक को आपने प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास किया था, उस डेट पर कब्जा किसका था इसको तय करने की कोशिश करेंगे। किसका था, होना चाहिए था उसका, नहीं होना चाहिए ये नहीं तय करेंगे आप।
क्योंकि यह तय करने का हक किसका है? सिविल कोर्ट का। कब्जा किसका होना चाहिए? यह संपत्ति से संबंधित सवाल है। और संपत्ति से संबंधित सवाल या फिर पद से संबंधित सवाल ये सिविल कोर्ट के द्वारा तय किए जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ सिविल कोर्ट? ऊपर उसने कहा 164 सबसेक्शन 2 में कि भूमि या जल इस शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उसने कहा भूमि, फसलें, भूमि की अन्य उपज, भाटक, मीन क्षेत्र और भूमि से उत्पन्न अन्य लाभ। तो अगर सिर्फ सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट का जुडिक्शन ही नहीं है फसलों के मामले में। फसलों के मामले में किसका है? राजस्व न्यायालय का, ठीक है ना। वहां रेवेन्यू कोर्ट का जुडिक्शन है। इसका मतलब यह निकला कि आप सिर्फ इतना तय करेंगे कि 145 का प्रिलिमिनरी ऑर्डर जिस दिन आपने ड्रॉन अप किया था उस दिन पक्षकारों का या किस पक्षकार का वास्तविक कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था और उसके कब्जे के अधिकार के संबंध में या उसके कब्जे के अधिकार के गुणावगुण के संबंध में, यानी गुणावगुण यानी मेरिट, उसके कब्जे की मेरिट के संबंध में आप कुछ भी तय नहीं करेंगे, क्योंकि उसे तय करने का हक सक्षम न्यायालय का है। और सक्षम न्यायालय उसे माना जाएगा जिसे विवाद की विषय वस्तु के संबंध में न्याय निर्णय का हक होगा। यह सिविल कोर्ट भी हो सकता है और यह कोई अन्य न्यायालय भी हो सकता है। लेकिन जो न्यायालय होगा वही तय करेगा। यू आर नॉट empowered to decide the merit of possession। गुण के संबंध में आप कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे। आपकी भूमिका सिर्फ यहीं तक है कि आप परिशांति बनाए रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। और परिशांति बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? वास्तविक कब्जा किसका था इसे तय करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि प्रत्येक कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है, इसलिए यह भी हो सकता है कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ही ना। भाई कोशिश दो दिशाओं में जा सकती है। एक, आप ये तय कर लें कि अमुक व्यक्ति का कब्जा था उस दिनांक पर, ठीक है, जिस दिनांक को हमने 145 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर ड्रॉन अप किया था, और आज भी उसी व्यक्ति का है। एक स्थिति हो सकती है। एक अन्य स्थिति हो सकती है कि 145 1 का ऑर्डर जिस दिन हमने ड्रॉन अप किया उस दिन मिस्टर ए का कब्जा था, लेकिन हमने जब तक कार्यवाही चलाई, यानी ऑर्डर भेजा, इन लोगों को बुलाया और वास्तविक कब्जे के दावे के संबंध में इन लोगों से लिखित कथन प्राप्त किए, उनकी जांच की, तब तक बी ने ए को कब्जे से हटा दिया। 145 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर जिस दिन हमने ड्रॉन अप किया था उस दिन तो ए कब्जे में था, लेकिन आज जब 145 4 में हमने इंक्वायरी की और इंक्वायरी समाप्त हो रही है, तब बी ए को बेकब्जा कर चुका है। और कैसे? बल से, ताकत से। क्योंकि सक्षम न्यायालय ने अगर बेकब्जा किया तो बेकब्जा पक्षकार ने किया, यह कहा ही नहीं जाएगा, फिर तो सक्षम न्यायालय ने किया। लेकिन इन्होंने बलात् बेकब्जा कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा? एक निष्कर्ष यह भी हो सकता है, और तीसरा निष्कर्ष हो सकता है कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा आखिर कौन कब्जे में है। 3 निष्कर्ष संभव है। एक, अमुक व्यक्ति कब्जे में है। दूसरा, अमुक कब्जे में था, बलात् बेकब्जा किया गया है। और तीसरा कि हम निष्कर्ष ही नहीं निकाल पा रहे कि क्या करें। ठीक है, 3 स्थितियां संभव हैं। तो अगर पहला निष्कर्ष है कि अमुक कब्जे में था, तो बाकी सबको वो रोक देगा कि आप इन्हें बलात् बेकब्जा नहीं करेंगे, कब्जा इनका है। अब आप सक्षम न्यायालय जाओ और वहां से आपका जो कब्जे का दावा है
उसके आधार पर यानी उसके गुणावगुण, इसका परीक्षण सक्षम न्यायालय द्वारा करवा कर अपने पक्ष में आदेश लाओ और इन्हें कब्जे से हटा दो। लेकिन तब तक जबरदस्ती बेकब्जा करने का प्रयत्न नहीं करोगे। क्यों? ताकि शांति बनी रहे। ठीक है, इसीलिए गुणावगुण के संबंध में कोई नहीं, क्योंकि गुणावगुण के संबंध में तो सक्षम न्यायालय तय करेगा। यहां तो बात सिर्फ इतनी कि लड़ोगे नहीं। ठीक है, लड़ोगे नहीं, ये कब्जे में रहेंगे, आप सक्षम न्यायालय जाओ, वहां से करा के लाओ। दूसरा निष्कर्ष, वो इस निष्कर्ष पर आया कि 145 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर जिस दिन हमने ड्रॉन अप किया था उस दिन ए कब्जे में था, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ही हैज बीन डिस्पोज्ड बाय बी बाय द डिंट ऑफ फोर्स, बाय द यूज ऑफ criminal force meaning thereby that force which is described under section 350 of the IPC। ठीक है ना, 349 में बल, 350 में आपराधिक बल और 351 में हमला। ये पिछली आईपीसी के सेक्शन कोट कर रहा हूं। या तो ये निष्कर्ष हो सकता है कि आपने जबरदस्ती बेकब्जा किया। अगर ये निष्कर्ष है तो वो क्या करेगा? आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। 145 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर ड्रॉन अप किए जाने के दिनांक पर जिस व्यक्ति का कब्जा था उसी को कब्जा दे देगा और बाकी सबको रोक देगा कि कोई इसे बेकब्जा जबरदस्ती नहीं करेगा, और आप लोग सक्षम न्यायालय जाएं और वहां से डिसाइड करा के लाएं। और तीसरा, अगर वो इस निष्कर्ष पर आ ही नहीं पाता कि कब्जा किसका है, सबकी बातें सुनी, सब किसी की बात हमें विश्वसनीय लगी नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? हम संपत्ति को कुर्क कर लेंगे और सबसे कहेंगे जाओ सक्षम न्यायालय चले जाओ, वहां से लाओ जो कुछ करना है। और आपके दावों की जांच करते समय हम साक्ष्य लेंगे और साक्ष्य के आधार पर आपके वास्तविक कब्जे के दावे के संबंध में अपना निष्कर्ष या अपना अभिमत बनाने की कोशिश करेंगे। साक्ष्य लेंगे, और साक्ष्य लेंगे, ये क्रिमिनल कोर्ट है और यहां साक्ष्य लेंगे तो कैसे? अभी आगे आ जाएगा। संबंध मामलों की प्रक्रिया में जैसे साक्ष्य लिया जाता है वैसे लेंगे, और संबंध मामलों की प्रक्रिया में साक्ष्य कैसे लिया जाता है यह आपको कई बार बताया जा चुका है। वैसे रिकॉर्ड करेंगे साक्ष्य को। इसका मतलब एफिडेविट पर साक्ष्य फाइल नहीं होगा। पक्षकार जो साक्ष्य देंगे वो हम लेंगे, और अगर कोई अतिरिक्त साक्ष्य हमें जरूरी लगे तो वो लेंगे। यानी मेरे हाथ बंधे नहीं है। वही कहते ना कि न्याय की देवी की आंखें खोल दी गई हैं। ठीक है, तलवार की जगह संविधान दे दिया गया। इट इज द सिंबल, ये सिंबल है तलवार। यानी पहले न्याय कैसा था? पीड़क था, पहले दंड, ठीक है, व्यक्ति से बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू थे। ठीक है, भयो मतलब लोगों को डराने के लिए दंड दिया जाता था। आज सुधारात्मक दंड की कल्पना है, तो इसलिए संविधान यानी सिंबल बदल जाता है। तो यहां भी एक एक्टिव रोल की कल्पना की गई है कि क्या करेगा? पक्षकार जो साक्ष्य देंगे वो लेगा, और अन्य कोई साक्ष्य ले अगर उसे जरूरी लगेगा तो वो लेगा, और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेगा कि 145 के ऑर्डर के दिनांक पर कौन कब्जे में था। और निष्कर्ष अगर आ जाता है तो वो बाकी सबको रोक देगा कि वो कब्जे में रहेगा, आप सब लोग सक्षम न्यायालय से डिसाइड करा के लाओ। लेकिन उसके कब्जे में रहने के अधिकार के संबंध में कोई निश्चय नहीं करेगा, क्योंकि वो हक सक्षम न्यायालय का है। ठीक है, यही कह रहा है। यदि रखता था तो वो कौन सा पक्षकार था? परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक है, जिस डेट को प्रिलिमिनरी ऑर्डर, इसका मतलब उसने पास किया, क्योंकि उसी डेट में तो प्रिलिमिनरी ऑर्डर कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन यह भी हो सकता है प्रिलिमिनरी ऑर्डर की डेट बाद की हो। तो सेक्शन जो कह रहा है कि पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला जिस दिन प्राप्त हुई थी उससे ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व
बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया था, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। ठीक है ना। एक चीज बस और ऐड हो गई, बाकी तो सब बात वही रही कि अगर उसने 145(1) का ऑर्डर जिस दिन ड्रॉन अप किया उसके बाद उसे बेकब्जा किया गया। लेकिन एक सिचुएशन और हो सकती है, इत्तला आज मिली, हम अन्य कार्य में व्यस्त थे, हम कोई निर्णय कर ही नहीं पाए, 145 सबसेक्शन 1 का यानी 164 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर ड्रॉन अप करें या ना करें, और इसी बीच तुमने लाभ उठाया, इसी बीच तुमने लाभ उठा लिया और तुमने जो वास्तविक कब्जा रखता था उसे बेकब्जा कर दिया। ठीक है ना। तो हमारी व्यस्तता का लाभ आपको नहीं मिलेगा। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला जिस दिन मजिस्ट्रेट को मिली उससे ठीक 2 महीने पहले भी जो कब्जे में था और जिसे बलात् बेकब्जा कर दिया गया वो कब्जे में है, यह निष्कर्ष मजिस्ट्रेट निकाल सकेगा यहां। और 145(1) का ऑर्डर ड्रॉन अप होने के बाद हमने कार्यवाही शुरू कर दी और बीच में तुमने ये बदतमीजी की, तब भी हम यही मानेंगे कि जिसे बलात् बेकब्जा आपने किया वही कब्जे में था, ये हम मान लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब सबसेक्शन 5 3 निष्कर्ष संभव हैं। ठीक है ना। इस पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा है ना कि कब्जे में कौन था। अगर निकल आता है तो ठीक, और नहीं निकलता तो फिर 145 सबसेक्शन 5 बता रहा है तीनों दशाओं में वो क्या करेगा। कहता है इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी, अच्छा 5 नहीं 6 में बताएगा शायद, देखते हैं कहां बताता है। यदि इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद विद्यमान नहीं रहा है या नहीं है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेशों को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। यानी अगर विवाद के पक्षकार आते हैं और ये कहते हैं, एक बात ये भी हो सकती है कि भाई विवाद तो है हम लोगों में, लेकिन अदालत मुकदमा चल रहा, हम लोगों से कोई मतलब झगड़ा कोई है ही नहीं, न प्रशांत भंग होने कोई मतलब ही नहीं है, जो अदालत डिसाइड करेगी हम मानेंगे, मुकदमा चल रहा है, ये सही है। ठीक है, तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आगे कार्रवाई रोक दी जाएगी, क्योंकि आपको जो जुरिडिक्शन मिल रहा है वो केवल शांति भंग के आधार पर। ठीक है, तब 145 सबसेक्शन 1 का आदेश लेकिन अंतिम रहेगा, यानी जो कब्जे में है वो कब्जे में बना रहेगा तब तक जब तक कि सक्षम न्यायालय का मसला नहीं आता। और अगर विवाद के पक्षकार ऐसा नहीं दिलाते तब 145 सबसेक्शन 6 कहता है यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु की विवाद पर ऐसा कब्जा था। ठीक है, एक सिचुएशन आ गई कि हमने यह तय किया साक्ष्य के आधार पर कि एक पक्षकार का कब्जा है, यह तय किया, या उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, अर्थात इत्तिला प्राप्त होने से 2 महीने पूर्व उसे बलात् बेकब्जा किया गया या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी उसे बलात् बेकब्जा किया गया, तो ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए। ठीक है ना, तब सिचुएशन ये है, कहता है यह उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा बनाए रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए। और सम्यक अनुक्रम विधि का कौन सा है? यू मस्ट गो बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड गेट द एविक्शन ऑर्डर, और आप बेदखल करने के संबंध में सक्षम न्यायालय से आदेश हासिल करें, यही विधि का सम्यक अनुक्रम है। ठीक है ना। और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, यानी जो कब्जे में है वो कब्जे में रहेगा। यू शुड नॉट इंटरफियर इन द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन। इफ यू हैव एनी राइट then you must go before the court of competent jurisdiction and from where, ठीक है, you must get the eviction order,
and you must dispose him, ठीक है, by the due course of law, आप विधि के सम्यक अनुक्रम से उसे बेदखल करें और बाकी कोई आप व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे ताकि शांति बनी रहे, ठीक है। द एक्शन विच may be taken by the executive magistrate under this section, that is given under subsection 6A, ठीक है ना, कह रहा है। और आदेश जारी करेगा कि जब तक वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष में कब्जा किया गया, कब्जा लौटा भी सकता है। अगर जबरदस्ती में कब्जा किया गया है तो फिर कब्जा लौटा देगा और कहेगा ये कब्जे में रहेंगे और तुम लोगों में से कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, आप जाएं और कॉम्पिटेंट कोर्ट से एविक्शन ऑर्डर लाएं। इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 3 में अभिकथित रीति से शामिल किया जाएगा, यानी विवाद के सब पक्षकार, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक आए और फिर बीच से गायब हो जाए। विवाद के सब पक्षकारों को हम बुलाएंगे लेकिन सब आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और जो आएंगे वो अंत तक रुकेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो अगर आप भाग गए बीच में तो आप भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए उसी रीति से, समनों की तामील की रीति से प्रत्येक विवाद के पक्षकार पर इसकी तामील की जाएगी ताकि कोई झंझट न बचे, ठीक है, यह रहेगा। सबसेक्शन 7 कहता है जब किसी ऐसे पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा देगा और फिर जांच चालू रखेगा। और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा। अगर मामला सीपीसी के अंतर्गत चल रहा होता तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो धारा 212 बता रही होती, ठीक है, 212 बताती है, जहां डेफिनेशन क्लॉज है वहां धारा 2 सबसेक्शन 12 उसमें विधिक प्रतिनिधि कौन होते हैं किसी व्यक्ति के, ये डिफाइंड है। लेकिन ये कार्यवाही सीपीसी के अंतर्गत नहीं चल रही है, ये समरी वे में क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष चलने वाली कार्यवाही है। इसलिए यहां विस्तार से इस प्रश्न की जांच नहीं की जाएगी कि मृत व्यक्ति यानी वो पक्षकार जो मृत हो गया कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसका विधिक प्रतिनिधि कौन है, बल्कि समरी वे में एक सीधी बात, एक पक्षकार विवाद का मर गया तो उसके जितने विधिक प्रतिनिधि हैं सबको कार्यवाही का पक्षकार बना देंगे। अगर कोई आता है ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं साहब ये तो है ही नहीं, हम हैं, तो सारे लोगों को उठा करके वो पक्षकार बना देगा जितने लोग दावा करेंगे, क्योंकि यहां तो केवल वास्तविक कब्जे का प्रश्न निर्धारित होना है, कब्जे के गुण अवगुण के संबंध में तो कोई निर्णय होना ही नहीं है, वो तो कॉम्पिटेंट कोर्ट से होगा। और वहां जब आप जाएंगे तो वहां ये प्रश्न भी तय हो जाएगा कि आप विधिक प्रतिनिधि हैं या नहीं। यहां तो झगड़े का निवारण सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। और ये क्या कहता है, यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि उस संपत्ति को जो धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, ऐसी चीज है जो शीघ्र नष्ट हो जाएगी, तो जब तक कार्यवाही लंबित चलेगी तब तक उसे बेच देना ही ठीक होगा। तो कहता है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय, या तो ठीक कस्टडी में कि भाई उपज बंद कमरे में रखी जाए, खलियान में रखी जाए, स्टोर में रखी जाए, आलू है मान लीजिए, आलू तोड़ने का कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए ताकि बचे, तो ठीक है, यह विक्रय के लिए आदेश दे सकता है। और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। यानी वो ये भी कह सकता है कि ये कब्जे में है, इन्हें दे दो। अगर वो किसी निष्कर्ष पर नहीं आता कौन कब्जे में, तो कहेगा सरकारी खजाने में जमा रहेंगे, जब डिसाइड होके आएगा तो जो जिसके पक्ष में होगा उसे दे दो। इसीलिए लिखा है ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वो ठीक समझे, इसीलिए इतनी लिबर्टी यहां दी गई है, ठीक है। फिर कहता है यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम, संबंध
यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करें। ठीक है ना। अगर पक्षकार कहते हैं कि मेरा कब्जा है और कब्जा साबित करने के लिए वो कहते हैं लेखपाल को बुला लीजिए, उनके खसरे में ये बात लिखी है कि मेरा कब्जा मौजूद है, हमने फसल लगाई है, तो ठीक है, दस्तावेज या चीज कोई भी अगर होगी तो उसे आहूत करने के लिए संबंध न्यायालय पेश करके, न्यायालय जारी करके बुला सकेगा। और यहां जब संबंध जारी हो गया तो फिर वारंट जारी करने की अधिकारिता भी आ गई। ठीक है ना। विटनेसेस इवन सीपीसी में भी अलाउड नहीं है कि वे हाजिर न हो। सिविल कार्यवाहियों में भी अगर गवाह यानी साक्षी हाजिर नहीं आएगा तो उसका वारंट हो जाएगा, पक्षकारों का वारंट नहीं होगा सिविल कार्यवाहियों में, लेकिन साक्षियों का वारंट हो सकता है। ऐसे यहां पक्षकारों पर तो केवल आदेश की तामील होगी, आए तो ठीक और नहीं आए तो ठीक, लेकिन अगर साक्षी को सम्मन कर दिया किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए और तुम गायब रहे तो आपके खिलाफ वारंट होगा। पुरानी धारा 87 और नई 87 की जगह जो भी आई है, कितनी 90, उसके अंतर्गत वारंट हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये सबसेक्शन 10 आपको बताया जा चुका है कि 126 के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता का अल्पीकरण इससे नहीं होता। शेष हम लोग कल बात कर लेंगे और देखेंगे, उम्मीद है कि कल समाप्त होना चाहिए।